चौंकिएगा नहीं यदि मैं कहूं कि क्रूर हिंसा, खून, आंसुओं और गुलामी का प्रतीक रहा 19वीं सदी का साम्राज्यवाद 21वीं सदी के हथियार लेकर वापस आ गया है। जी हां, अब साम्राज्यवाद ने वर्दी उतारकर सूट बूट पहन लिए। अब कब्जा सिर्फ तलवारों या बंदूकों से नहीं, बल्कि डिजिटल तकनीकी, कर्ज, प्रतिबंधों, दुनिया की मदद या लोकतंत्र की बहाली और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर होने लगे। और इस तरह साम्राज्यवाद ने नव साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। साम्राज्यवाद यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां एक शक्तिशाली देश अपनी ताकत, सेना और कूटनीति का इस्तेमाल करके किसी दूसरे कमजोर देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और उसके संसाधनों पर आधिपत्य कर उसका दोहन करता है। यह नियंत्रण सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि उस देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर भी होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि साम्राज्यवाद की वापसी है या यूं कहें कि साम्राज्यवाद कभी खत्म ही नहीं हुआ था, बस उसने अपना रूप बदल लिया था। कुछ तथ्य और कारण जो ये बताते हैं कि दुनिया में साम्राज्यवाद की वापसी है। साम्राज्यवाद के दौरान मुख्य रूप से कुछ चीजें होती थी, जैसे इसका पहला उदाहरण है संसाधनों की लूट। शक्तिशाली देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, पुर्तगाल किसी दूसरे देश पर इसलिए कब्जा करते थे ताकि वहां के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सके। वे वहां के कच्चा माल जैसे कपड़ा, मसाले, सोना, कोयला इत्यादि को कौड़ियों के दाम पर ले जाते थे, उसे अपने देश की फैक्ट्रियों में तैयार माल में बदलते थे और फिर उसी माल को वापस गुलाम देश के बाजारों में ऊंची कीमतों पर बेचते थे। जैसे जब अंग्रेज भारत आए तो वे व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भारत के पास संसाधन बहुत हैं और यहां एकता की कमी है। उन्होंने बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने भारतीय कारीगरों के हाथ बांध दिए ताकि वे अपना कपड़ा ना बुन सकें और भारत को मजबूरन मैनचेस्टर से आया हुआ कपड़ा खरीदना पड़ा। यह साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा उदाहरण था, जहां एक समृद्ध देश भारत, जिसकी जीडीपी उस वक्त दुनिया की जीडीपी का लगभग 24% थी, जो आजादी तक घटकर 3 से 4% तक रह गई, ऐसे देश को कच्चा माल देने वाला खेत बनाकर छोड़ दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब देश आजाद हुए और माना गया कि साम्राज्यवाद खत्म हो चुका, तब वर्तमान दौर में इस साम्राज्यवाद का नव साम्राज्यवाद के रूप में कुछ उदाहरण देखने को मिले। जैसे पहला उदाहरण है लैटिन अमेरिका में केले की राजनीति, जिसको हम बनाना वॉर्स कहते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका ने ग्वाटेमाला, निकारागुआ और होंडुरास जैसे देशों में बार बार सेना भेजी। मकसद अमेरिकी कंपनियों के व्यापारिक हितों की रक्षा करना। अगर हम इसे साम्राज्यवाद की दृष्टि से देखें, यहां सेना का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया ताकि अमेरिकी कंपनियों को सस्ती जमीन और मजदूर मिलते रहें। होंडुरास, निकारागुआ, ग्वाटेमाला के बाद अब हम चलते हैं इसके दूसरे उदाहरण 2003 के इराक युद्ध, जहां तेल और सत्ता परिवर्तन का घिनौना खेल खेला गया। अमेरिका ने दावा किया कि इराक के पास विनाशकारी हथियार हैं जो कभी नहीं मिले। अगर इसे हम साम्राज्यवाद की दृष्टि से देखें तो असली मकसद मध्य पूर्व के तेल संसाधनों पर नियंत्रण पाना और क्षेत्र में अमेरिकी दबदबा कायम करना था। यह साम्राज्यवाद का सबसे क्रूर चेहरा था, जहां संसाधन इंसान की जान से ज्यादा कीमती हो गए। साम्राज्यवाद का दूसरा उदाहरण या प्रतीक था राजनीतिक नियंत्रण, पॉलिटिकल कंट्रोल। गुलाम देश के पास अपनी सरकार चुनने या फैसले लेने का कोई हक नहीं होता था। सारे बड़े कानून और नीतियां हमलावर देश की राजधानी जैसे लंदन या पेरिस से तय होती थी। वहां के स्थानीय राजाओं या शासकों को या तो हटा दिया जाता था या उन्हें केवल कठपुतली बनाकर रखा जाता था। वर्तमान परिदृश्य में बड़े देश छोटे देशों को ऐसे कर्ज या संधियों में बांध देते हैं कि वे कभी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इसे सॉफ्ट पावर का दुरुपयोग कहा जा सकता है। अमेरिका के इतिहास में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं
जहां उन्होंने उन नेताओं को हटाया जो उनके व्यापारिक हितों के खिलाफ थे और ऐसे लोगों को सत्ता दी जो उनके इशारों पर नाच सके। इसे नव साम्राज्यवाद कहते हैं। यहां आपको जंजीरों में बांधने की जरूरत नहीं, बस आपके संसाधनों की चाबी अपने पास रखनी है। साम्राज्यवाद का तीसरा उदाहरण है सांस्कृतिक प्रभुत्व, कल्चरल डोमिनेशन। साम्राज्यवाद केवल बंदूकों से नहीं चलता था, यह सोच पर भी हमला करता था। हमलावर देश अपनी भाषा, धर्म और जीवन शैली को गुलाम देशों पर थोपते थे। उन्हें यह सिखाया जाता था कि उनकी अपनी संस्कृति पिछड़ी है और पश्चिम की संस्कृति सभ्य है। इसका मकसद लोगों के आत्मविश्वास को तोड़ना था, लोगों के आत्मविश्वास को तोड़ सके ताकि वे विद्रोह ना करें, और इसे उन्होंने द व्हाइट मैन्स बर्डन का नाम दिया। जैसे भारत में ब्रिटिश काल में स्थानीय लोगों को उनके अपने ही देश में कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है जैसे बोर्ड दिखाकर अपमानित किया जाता था। इस तरह उन्होंने लोगों की भाषा, संस्कृति और धर्म को नष्ट करने का भरसक प्रयास किया। साम्राज्यवादियों ने यह प्रचार किया कि वे सभ्य हैं और बाकी दुनिया जंगली है। वे गुलाम नहीं बना रहे, वे तो बाकी दुनिया को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। साम्राज्यवाद का चौथा उदाहरण विचारधारा को थोपना। हिटलर काल में चलिए, जहां हिटलर ने बहुत ही चालाकी और क्रूरता से लोगों के दिमाग में यह विचारधारा बिठाया कि जर्मनी के लोग शुद्ध हैं और बाकी दुनिया या अन्य जातियां अशुद्ध, जो नस्लवाद और नाजीवाद की बुनियाद थी। वर्तमान दौर में देखें तो वियतनाम युद्ध विचारधारा का ही फैलाव था। अमेरिका ने वियतनाम में दशकों तक युद्ध लड़ा ताकि वहां कम्युनिज्म यानी साम्यवाद को फैलने से रोका जा सके। अगर इसे हम साम्राज्यवादी दृष्टि से देखें तो यह भी अपनी विचारधारा यानी अमेरिका की अपनी जो विचारधारा है पूंजीवादी, उसको बंदूक की नोक पर थोपने का प्रयास था, जिसमें लाखों आम नागरिक मारे गए। साम्राज्यवाद का पांचवा उदाहरण है सैन्य चौकियों और रणनीतिक कब्जा। कई बार किसी देश पर कब्जा इसलिए किया जाता था ताकि वहां सेना का बेस बनाया जा सके। इससे उस शक्तिशाली देश को समुद्र के रास्तों या व्यापारिक मार्गों पर नजर रखने में मदद मिलती थी। वर्तमान परिदृश्य में दुनिया भर के लगभग 80 देशों में अमेरिका के 750 से अधिक सैन्य ठिकाने हैं जो उसे वैश्विक स्तर पर डराने की शक्ति देते हैं। किंतु वर्तमान में नव साम्राज्यवाद ने कुछ और आधुनिक तरीके इजाद कर लिए हैं, जैसे आश्रित अर्थव्यवस्था, डिपेंडेंट इकोनॉमी बनाना। बड़े देश छोटे देशों को इतना कर्ज दे देते हैं कि वे कभी उभर ना पाए। जब कर्ज नहीं चुकाया जाता तो बंदरगाह, पोर्ट या खनिज खदानें इत्यादि पर कब्जा कर ली जाती हैं। इन्हें हथिया लिया जाता है। इसे आज के दौर में डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, यानी बिना बंदूक बिना गोली के कब्जा पूरा, जैसे चीन करता है। और सातवां जो नौ साम्राज्यवाद का उदाहरण है या जो तरीके इजाद करता है वह है दुनिया की मदद यानी लोकतंत्र की बहाली का हवाला, जो अभी हाल ही में आप सुनते होंगे। लोकतंत्र यानी दुनिया में लोकतंत्र की बहाली के नाम पर साम्राज्यवाद बंदूक की नोक पर लोकतंत्र का नकाब पहनकर आया और वहां तख्ता पलटकर कठपुतली सरकार बैठा संसाधनों पर कब्जा कर लिया। और उसने ये काम बड़ी चालाकी से मुख्य 3 चरणों में किया। पहला, राक्षस बनाना, विलनाइजेशन करना उसका, यानी पहले उस देश के नेता को मीडिया के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा विलन साबित कर दिया जाता है। दूसरा वो क्या करता है, फिर प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगा देता है। उस देश की अर्थव्यवस्था को इतना तोड़ दिया जाता है कि वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएं। फिर कहा जाता है कि सरकार नाकाम है। और तीसरा जो आखिरी कदम होता है उसका, सैन्य हस्तक्षेप। अंत में सेना भेजी जाती है और कब्जा पूरा, यह कहकर कि हम लोकतंत्र की बहाली के लिए आए हैं। यहां पैटर्न साफ दिखने लगा। लोकतंत्र केवल उन्हीं देशों में बहाल करने की कोशिश की गई जहां या तो रणनीतिक संपत्तियां, स्ट्रैटेजिक एसेट जैसे तेल, लिथियम इत्यादि थे, या जहां की भौगोलिक स्थिति सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थी, जैसे 1953 का ईरान
2003 का इराक, 2011 का लीबिया और वर्तमान 2026 में वेनेजुला, जहां सरकारों को पहले विलन साबित किया गया, प्रतिबंध लगाए गए और अंत में सैन्य हस्तक्षेप कर या तो तख्ता पलट किया गया या कब्जा कर लिया गया। निष्कर्षतः कहें सरल शब्दों में तो पुराना साम्राज्यवाद शरीर को गुलाम बनाता था, लेकिन नया साम्राज्यवाद सिस्टम और सोच को गुलाम बनाता है। इराक से लेकर वियतनाम, वेनेजुला और न जाने कितने आज के दौर के आर्थिक संघर्षों तक पैटर्न हमेशा एक ही है। अस्थिरता पैदा करो और फिर समाधान बनकर वहां दाखिल हो जाओ और संसाधनों पर कब्जा कर लो। पुराने समय में साम्राज्यवाद का मतलब था नक्शे पर अपनी सीमाएं बढ़ाना, लेकिन अमेरिकी साम्राज्यवाद का मतलब है पूरी दुनिया के सिस्टम पर अपना नियंत्रण रखना। हमला केवल बम गिराने के लिए नहीं होता, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए होता है जिसमें लाभ हमेशा शक्तिशाली देश को मिले। जरा ठहर कर सोचिए, जब एक शक्तिशाली देश का बम किसी छोटे देश की सड़क पर गिरता है, तो आपने सोचा है कि उस छोटे देश के एक आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है? उसके लिए इसका मतलब है अपने घर का असुरक्षित हो जाना, अपनी संस्कृति का मिट जाना और अपनी ही जमीन पर पराया हो जाना। बम सिर्फ इमारतें नहीं गिराता, वह उस देश के आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य मलबे में दबा देता है। तो सवाल यह नहीं है कि दुनिया का अगला सुपर पावर कौन होगा, सवाल यह है कि क्या कभी कोई ऐसी दुनिया होगी जहां किसी देश का छोटा होना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी पहचान की सुरक्षा की गारंटी हो। मिलते हैं आपसे फिर नए विषय के साथ। धन्यवाद।